प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सहारन में। इससे पहले विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम एस्किमो और बुशमैन दो जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज जिस जनजाति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भील। भील जनजाति की अगर हम बात करें, अगर संख्या की दृष्टि से इसको देखें तो पूरे भारतवर्ष में भील जनजाति है वो संख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखती है। यानी संथाल और गौड़ ये दो जनजातियां हैं सबसे बहुलता में, और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई जनजाति है तो वो है भील। ये है हमारे भारत का। अगर हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या में, अगर आदिवासी जनसंख्या में इनका स्थान देखें तो ये दूसरा स्थान रखती है। पहला स्थान मीणा जनजाति का है जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा स्थान भील जनजाति का है। भील जनजाति के जो लोग हैं वो राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं उनमें विशेषतः पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो एरिया है वहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, मैदानी भाग कम है, इसलिए जो ऊंची पहाड़ियों पर जो भील रहते हैं उनको पालवी, और मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को बागड़े भील कहते हैं। कुछ इसी जानकारियों को लेकर आज हम इस अध्याय को लेकर आए हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में दिया गया बेल आइकन का बटन भी आप क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम इस अध्याय को आगे शुरू करते हैं और भीलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। भील जनजाति सामान्य परिचय। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ है तीरंदाज। यानी अगर हम भील शब्द का शाब्दिक अर्थ जाने तो उसका अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज कहने या तीरंदाज अर्थ का यही तात्पर्य औचित्य नहीं है, बल्कि तीरंदाज जो हैं ये बड़े ही अच्छे तीरंदाज हैं। ये भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे तीरंदाज होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली का निशाना चूक सकता है, लेकिन एक भील के धनुष बाण से निकला हुआ तीर कभी अपना निशाना नहीं चूकता है। तो ये तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपने राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बाराम का नाम सुना होगा, जो कि अर्जुन अवार्डी और बाद में उनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें हम इनके इतिहास की तो आप देखें रामायण काल की जो सबरी थी, सबरी का एक दृष्टांत जब हम रामायण पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें आता है कि भगवान श्री राम जब अपने वनवास काल में सीता माता को जब रावण ले गया था तो उसको ढूंढने जब वो जा रहे थे तो रास्ते में सबरी से उनकी मुलाकात हुई थी। सबरी ने उनको बेर खिलाए थे, तो उनका संबंध इन्हीं भील जनजाति से माना जाता है। इसी तरह महाभारत काल के एकलव्य के बारे में भी आपने सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य को इन्होंने दक्षिणा में अपना अंगूठा भी भेंट किया था। तो इन्हीं एकलव्य का संबंध भी भील जनजाति से माना जाता है। यही नहीं बल्कि आप देखें हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, उस युद्ध के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो हम देख सकते हैं कि भील जनजाति का जो इतिहास है वो बड़ा ही स्वर्णिम है। ये जनजाति हमेशा से ही अग्रणी रही है। अगर हम बात करें इनकी कदकाठी की, नैन नक्श की, तो ये लोग कद में थोड़े नाटे होते हैं। इनका जो रंग है वो गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को अपना धार्मिक अपराध माना जाता है और ये आज़ादी प्रेमी लोग रहे हैं। तो ये इनका
इतिहास रहा। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। निवास क्षेत्र, इनका निवास क्षेत्र देखते हैं। भील जनजाति, जैसा कि मैंने पाठ के शुरू में बताया था कि भील जनजाति जो है वो दुर्गम व निर्जन पर्वतीय स्थानों में निवास करती है। भारत में भील 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में निवास करते हैं। राजस्थान में भीलों का निवास, अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में जो भील हैं वो दक्षिणी राजस्थान, मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में इनका निवास है। इनके निवास क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की पाई जाती है, यानी जो मानसून आता है, बरसात, हमारा इलाका भी मानसूनी प्रकार की जलवायु का है, तो हमारे इलाके जैसे ही लगभग जलवायु इनके क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम देखें तो इनके निवासी क्षेत्र में ज़्यादातर है ना वो वन पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वन मिलते हैं। तो इनके इलाके में जहाँ ये निवास क्षेत्र है, इनके निवास क्षेत्रों में भी बहुतायत से वने मिलते हैं। तो ये आप नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण है निवास क्षेत्र। आज जो अपने अध्ययन कर रहे हैं वो एक नोट्स टाइप में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपके जो हैं वो भील जनजाति से संबंधित नोट्स हैं। इन नोट्स को भी आप अपनी कॉपियों में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें आप इनमें उतारें। जैसे राजस्थान में भील का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ भील जनजाति मिलती है। चलिए आगे देखते हैं हम। आर्थिक क्रियाकलाप, इनका जीवन यापन देखते हैं कि किस प्रकार का इनका जीवन यापन है, क्या कामकाज करके ये अपना जीवन चलाते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार, क्योंकि ज़्यादातर ये पहाड़ी और पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, तो इनके आजीविका का जो मुख्य आधार है वो है आखेट। आखेट यानी शिकार करना, खाद्य संग्रहण यानी भोजन को इकट्ठा करना, आदिम कृषि, खेती भी करते हैं तो वो पुराने ढंग से, व पशुपालन ये करते हैं। यानी इनकी आजीविका का आधार आखेट, खाद्य संग्रहण, आदिम कृषि और पशुपालन है। इससे पहले हमने जो 2 जनजातियां पढ़ी थी, एस्किमो और बुशमैन, उसमें आप देखें उनकी जीविका का आधार केवल आखेट और खाद्य संग्रहण ही था। लेकिन ये जो जनजाति है भील, इनका आखेट, खाद्य संग्रहण के साथ साथ आदिम कृषि यानी पुराने ढंग से खेती और पशुपालन करना भी इनका मुख्य व्यवसाय है। ये लोग वनों से कंदमूल, फल फूल व पत्तियां एकत्रित करते हैं। विशेषकर महिलाएं इन कामों में इनके अग्रणी रहती हैं। ये जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार भी करते हैं। कृषि में ये विभिन्न तरह के खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। अगर बात करें हम पशुपालन की, तो ये भेड़ बकरी, गाय भैंस व कुक्कुट पालन यानी कुक्कुट पालन भी करते हैं। अब हम देखते हैं आखेट यानी शिकार। जंगलों में तीर कमान से ये जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछलियां पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत कृषि कार्य भी करने लगे हैं। इनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। स्थानांतरित कृषि आप देखें, नाम से ही स्पष्ट होता है, स्थानांतरित यानी स्थान बदलना, स्थान बदल कर जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरित खेती कहा जाता है। यानी इसमें 1-2 साल इसमें क्या होता है कि पहले जो झाड़ घास होता है उसको साफ किया जाता है, उसको भूमि योग्य बनाया जाता है, फिर उसमें कुछ प्राकृतिक खाद डाल के उस भूमि को उपजाऊ बनाकर फिर 1-2 साल वहाँ खेती की जाती है। फिर जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर दूसरे इलाके में
जाकर इसी तरह वनों को, झाड़ को, घास को काट कर दूसरी जगह भूमि को तैयार किया जाता है और फिर वहाँ जाकर खेती की जाती है। यानी स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें ये खेती आज भी कई इलाकों में देखने में हमें मिलती है। इसी प्रकार की खेती जो है वो भील भी करते हैं, जिसको कि मैदानी, उसे अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको चिमाता बोला जाता है। यानी जो स्थानांतरित खेती भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसको चिमाता, व मैदानी क्षेत्रों में जो झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। भोजन, इनका मुख्य भोजन मक्का है। वर्ष पर्यंत ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। उत्सवों व जब भी कोई प्रतिभोज का अवसर आता है तो उस समय ये चावल, जिसको ये स्थानीय भाषा में चोखा बोलते हैं, वह लाभ से भी बनाई जाती है। अगर और इनके भोजन की बात करें तो ये छाछ व आटे को उबाल कर राबड़ी भी बनाते हैं। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल होते रहे हैं। लेकिन ये मांसाहारी भी होते हैं, यानी अपने रीति रिवाजों परंपराओं से ये मांसाहारी भी हैं। भील जो लोग हैं वो महुआ से बनी शराब के अधिक व्यसनी हैं। महुआ एक वनस्पति होती है, उससे ये क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं और उसके व्यसनी हैं। और अतिथि सत्कार भी इनका, उसमें भी ये महुआ से बनी हुई शराब का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगर इनके पहनावे वस्त्रों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पुरुष धोती कुर्ता, व आजकल की जो पीढ़ी है वो पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुंगड़ी पहनती हैं। भील स्त्रियां लाख व कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आभूषणों की तो भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के इनका पहनावा या आभूषण है। निवास यानी इनके घर किस प्रकार हैं, इनके गांव किस तरह के बसे हुए हैं। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण यानी छितरे हुए, दूर दूर इनके गांव घर, एक झोंपड़ी से, एक घर से दूसरी झोंपड़ी थोड़ी दूरी पर होती है। गांव जो होते हैं उनके गांव के समूह ज़्यादातर छोटे होते हैं, बड़े गांव कम ही मिलते हैं। यानी इनके जो घर हैं वो किस प्रकार के हैं, प्रकीर्ण प्रकार के। जैसे हम डाणियाँ होती है ना अपने क्षेत्र में दूर दूर बनी हुई, तो उसी प्रकार इनके घर भी प्रकीर्ण है। झोंपड़ियाँ खेत के मध्य भाग में ऊंचे टीले पर बनाई जाती है। इनके आवासों में अन्न भंडारण व पशुओं को रखने की भी व्यवस्था होती है। घर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी या पत्थर व बांस से बनाते हैं। झोंपड़ियों के जो सामने की दीवार होती है उसको ये गोबर, खड़िया या लाल मिट्टी से लीप पोत कर सजाया जाता है। आजकल इनके क्षेत्र में पक्के मकानों का भी चलन बढ़ने लग गया है। इससे अब इनकी बस्तियां जो हैं वो थोड़ी सघन होने लग गई हैं। इनके जो छोटे गांव का जो समूह होता है उसको बोला जाता है फला, वह बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके निवास क्षेत्र के बाद अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। औजार व बर्तन। धनुष, बाण, तलवार व खंजर इनके प्रमुख हथियार हैं। क्योंकि ये तीरंदाज रहे हैं तो ये इनके प्रमुख हथियार हैं। इनका प्रमुख हथियार धनुष बाण ही है।
बाण दो प्रकार के होते हैं, एक बाण यानी तीर, एक हरियो व दूसरा रोबदो कहलाता है। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा जिसे फटकिया कहा जाता है काम में लेते हैं। पक्षियों को पकड़ने का फंदा फटकिया कहलाता है, ये नोट कर लें। ये ज़्यादातर मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके जो बर्तन हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बाद अब हम देखते हैं इनके समाज व संस्कृति इनकी कैसी है। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी परिवार में जो प्रधान होता है या जिसकी प्रमुखता होती है वो होता है पिता, यानी इनका जो वंश चलता है वो पिता के नाम से ही चलता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं। सामान्यतः विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से आता है, यानी लड़के वालों की ओर से विवाह का प्रस्ताव आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहा जाता है, जो कि लड़के के पिता को चुकाना पड़ता है। तो आप देखें इनमें दापा प्रथा का प्रचलन है। दापा प्रथा में क्या होता है, कन्या का मूल्य देना पड़ता है, लड़की का मूल्य चुकाया पड़ता है। लड़की लाने के लिए दहेज देना पड़ता है, किसको, लड़के के पिता को दहेज देना पड़ता है। इस प्रथा को क्या बोला जाता है, दापा प्रथा। इसके अलावा इनमें एक और प्रथा पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोल गादेड़ो प्रथा। इसके तहत कोई भी भील युवक साहस व शूरवीरता दिखाते हुए लड़की चुनने का अधिकार पाता है। यानी गोल गादेड़ो प्रथा के तहत कोई भी अगर साहस व युक्ति दिखाता है तो वो लड़की चुन सकता है, यानी हम कह सकते हैं ये एक तरह से इनका स्वयंवर की तरह है। तो ये दोनों आप याद रखें, दापा प्रथा जिसमें कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, और गोल गादेड़ो प्रथा जिसमें कि भील युवक साहस दिखाकर लड़की चुनने का अधिकार पाता है। ये दोनों भीलों से संबंधित प्रथाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समाज संस्कृति के बारे में और देखते हैं। होली व दीपावली इनके प्रमुख त्यौहार हैं। घूमर, गेर, गौरी भीलों के मुख्य नृत्य हैं। तो आप यहाँ त्यौहार की जगह नृत्य कर लें, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। घूमर, गेर, गौरी। राजस्थान में सोम, जख, माही व जाखम जो नदी है, जो कि दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहती है, वहाँ पर बणेश्वर एक जगह है। उस बणेश्वर नामक स्थान पर इनका प्रमुख मेला लगता है। यह मेला शिव की आराधना में लगता है, तो ये महत्वपूर्ण है। बणेश्वर जो मेला है, सोमबाई और जाखम इन तीनों नदियां जहाँ मिलती हैं, इनकी त्रिवेणी पर लगने वाला मेला बणेश्वर नामक स्थान पर वो भीलों से संबंधित है। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन स्थिति में सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। फायरे फायरे भीलों का रण घोष है, यानी रण युद्ध में जाते समय, लड़ाई में जाते समय इनका जो उद्घोष है, ये जो बोलते हैं वो है फायरे फायरे। समस्त पाल, जो इनकी पाल होती है, अभी हमने पढ़ा था ना कि इनके जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहा जाता है। इनके पाल का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है गमेती। इनका जो मार्गदर्शक होता है, जो रास्ता दिखाता है, उसको बोलावा बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपने सामाजिक जीवन कैसा है इनका। सामाजिक जीवन, भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। भीलों में कई प्रकार के विवाह जैसे मोरबांदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह प्रचलित है। यानी इनमें विवाह के जो प्रकार हैं वो भी अलग अलग हैं, कई प्रकार के विवाह होते हैं। भीलों में झाड़ फूंक करने वाले को भोपा कहते हैं, वह जो इनके धार्मिक संस्कारों को करता है उस व्यक्ति को ये भगत कहते हैं। तो यहाँ 2-3 शब्द हैं, इनके आप अर्थ याद रखें कि अटक क्या होता है, इनके जो पितृवंशीय गोत्र होते हैं उनको अटक कहते हैं। भगत क्या होता है, इनके धार्मिक संस्कारों को करने वाला व्यक्ति होता है। इनके विवाह के प्रकार भी आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क, धीरे धीरे
अब ये भी आधुनिक संस्कृति से जुड़ने लगे हैं। आज की जो संस्कृति है, आज का जो समाज है, उनसे इनका संपर्क हुआ है, तो इनके जीवन में, इनके रहन सहन में बहुत सारा बदलाव आया है। तो बाह्य संस्कृति से संपर्क होने के कारण अब इनके पहनावे, इनके बोलचाल व रहन सहन में तेजी से बदलाव आने लगा है। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसित होने लगे हैं, यानी अब ये भी जो आजकल के बाज़ार हैं उनमें ये कामकाज करने लगे हैं, और उस हिसाब से ही इनके जो काम धंधे हैं वो भी आज की जो अर्थव्यवस्था है बाज़ार आधारित, उस हिसाब से इनके जो व्यवसाय काम धंधों में भी आमूल परिवर्तन आने लगा है। तो आज हमने भीलों के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये जो आपके सामने विभिन्न तरह की स्लाइड आई, ये सारे नोट्स ही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इनको वीडियो को बीच बीच में रोककर आप इनको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।